हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में थे और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में रेप्लिकेशन पढ़ना था। उसके पहले तक पढ़ लिया था। ये प्रूव हो गया था कि डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल है आरएनए से। ठीक है, आ गए भाई सभी लोग। जरा मोबाइल देना बेटा। चालू हुआ? सभी लोग जरा मोबाइल देना बेटा। हाँ भाई चलो धीरे धीरे। आरती वर्मा, जोया अली, प्रिंस वर्मा, महिमा साहू, प्रतीक, दीपक वर्मा, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा। अच्छा भाई, एक अनाउंसमेंट है कि कल सुबह हम क्लास लेंगे। अभी लास्ट में भी हम इसको अनाउंस कर देंगे। कल सुबह 9:15 बजे ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि आज हम रेप्लिकेशन करा ले जाएंगे। तो अभी हम नोट भी कर देंगे कि कल मॉर्निंग में एक एक्स्ट्रा क्लास आपकी होगी। कोर्स जितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा उतना बेहतरीन रिवीजन होगा हम लोगों का, और उतने अच्छी रैंक से हम लोग सेलेक्ट होंगे, है ना। तो बेटा कल एक एक्स्ट्रा क्लास हमारी होगी जो YouTube पर होगी लाइव। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की टाइम होगा 9:15, और 9:15 का मतलब 9:15 से स्टार्ट हो करके 10:45 तक चलेगी। और इसलिए ज़्यादा और नहीं चलेगी क्योंकि 11 बजे से केमिस्ट्री की क्लास है विजय सर की। तो हम लोग कल एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। एक इन्फॉर्मेशन ये थी आपके लिए। और दूसरी बात बेटा ये कि अब हम लोग स्टार्ट कर लें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का 5वां लेक्चर। ठीक है, क्या पढ़ना है भाई? रेप्लिकेशन पढ़ना। स्टार्ट करते हैं पढ़ाना आपको। ठीक है, रेप्लिकेशन पढ़ना है भाई। तो चलो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं। हम बीच में फिर रखते समय फिर क्लास अनाउंस कर देंगे। स्टार्ट करना है हम लोगों को बेटा रेप्लिकेशन। और देखो सारे क्वेश्चन अभी रेप्लिकेशन के इस 1.5 घंटे में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सारे कंप्लीट होंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं बेटा रेप्लिकेशन। पहली बात तो ये कि 1953 में वाटसन और क्रिक साहब ने जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ बीडीएनए दिया तो उन्होंने ही सजेस्ट किया रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, है ना। इमीडिएटली आफ्टर द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक साहब ने डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में बताया। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस। अपनी बुक में उन्होंने लिखा इट हैज नॉट escape it has not escaped our notice. It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated, that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material। ये बात लिखी उन्होंने। फिर से एक बार देखो क्या लिखा उन्होंने अपनी बुक में लिखा। मॉडल के बाद जो रेप्लिकेशन बताया उन्होंने लिखा कि इट हैज नॉट एस्केप आवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड इमीडिएटली सजेस्ट्स ए पॉसिबल कॉपीइंग मैकेनिज्म फॉर द जेनेटिक मटेरियल। किसने लिखा भाई? वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक
1953. Immediately after the double helical model of DNA, वाटसन एंड क्रिक ने रेप्लिकेशन के मेथड को प्रोवाइड किया, बताया कि रेप्लिकेशन होता है। और ये मैकेनिज्म क्या सजेस्ट करती है हमको, 47 लोग हो गए हम लोग, 48 धीरे धीरे संख्या हम लोगों की बढ़ रही है, आ रहे हैं लोग, है ना। वेरी गुड मॉर्निंग अंजलि, सतीश, AB स्पेशल, सिमरन, अनिल, रोशनी, कुसुम, है ना, विक्रम सिंह, सब लोगों को भाई बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और बेटा पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ाना बहुत है हमको, और धीरे धीरे आपकी संख्या बढ़ती जा रही है। और फिर से एक बार अनाउंस कर दें कि कल एक एक्स्ट्रा क्लास होनी है भाई, और वो क्लास होनी है 9:15 बजे से 10:45 तक, 9:15 to 10:45 तक। अच्छा आ जाओ, यहाँ पे जो वाटसन और क्रिक साहब ने कहा, इनका सजेशन क्या था, ये क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनना। ये एक बड़ी सुंदर बात करते हैं। ये कहते हैं कि मान लीजिए ये एक डीएनए है, सपोज दैट कि एक डीएनए है, तो वाटसन एंड क्रिक साहब ने जो बताया, जो सजेस्ट किया हमको, वो कहते हैं कि ये दोनों डीएनए सेपरेट हो जाते हैं, ये दोनों डीएनए सेपरेट हो जाते हैं। स्ट्रैंड, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, दोनों डीएनए नहीं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, और ये टेम्पलेट की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं भाई, टेम्पलेट की तरह। इनको पेरेंटल डीएनए बोला जाता है, पेरेंटल पार्ट है, ये तो है पेरेंटल डीएनए, और पेरेंटल डीएनए से जो डॉटर डीएनए बनेगी, है ना, वो जरा देखो भाई। और कहते हैं कि दो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है, नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है ऐसे। तो ये जो दो डीएनए बने आपके सामने बेटा, ये थोड़ा दूर बन गया, इसको पास करते हैं। ये वाटसन एंड क्रिक साहब ने बताया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है। जो 2 मॉलिक्यूल्स बने, डॉटर डीएनए जो बने, इसमें एक पेरेंटल डीएनए है जो टेम्पलेट की तरह काम करता है, एक पेरेंटल डीएनए है जो टेम्पलेट की तरह काम करता है, और जो ये है ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। तो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है, तो आप देखो इसमें 50% पेरेंटल, 50% न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, इसमें 50% पेरेंटल, 50% न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। इसी को, इस मैकेनिज्म से सजेस्ट किया वाटसन एंड क्रिक ने कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, है ना। डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है, एक पॉइंट याद हुआ, तैयार हुआ, हम लोगों को पहले से भी मालूम था, आप पढ़ने में अच्छे हैं, बात मुझे मालूम है। ये सेमी कंजर्वेटिव है डीएनए का मॉड। ये केवल एक बात बताना चाह रहे थे कि सेमी कंजर्वेटिव है, ये बताने वाले साइंटिस्ट कौन है भाई, तो सेमी कंजर्वेटिव है ये बताने वाले वैज्ञानिक हैं वाटसन एंड क्रिक। कैसा है भाई, सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है ना। वेरी गुड मॉर्निंग, 67 लोग हो गए हम लोग, धीरे धीरे बढ़ रही संख्या, चलो अच्छी बात है। चलो भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इतने वीडियोस दे रहे हैं आपको, तो न्यूज स्पीड के चैनल को सब्सक्राइब करिए, उससे हमारा उत्साह बढ़ेगा, हम और वीडियो बनाएंगे और रिवीजन कराएंगे आपका। तो चलो भाई देखते हैं, है ना। तो वाटसन एंड क्रिक ने कहा सेमी कंजर्वेटिव है, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, है ना। और एनसीईआरटी में रेप्लिकेशन बाद में दिया गया है, वो प्रैक्टिकल प्रयोग पहले दिया गया है जिसमें ये बात प्रूव की गई कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो जरा देखिए, जिस साइंटिस्ट ने प्रयोग किया, नाउ प्रैक्टिकली प्रूवन semi-conservative mode of DNA replication,
सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है ना, ये इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दें अगर, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, तो ध्यान से देखना बेटा, कुछ भी नहीं छूटेगा, सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है इसका, इश्चरिचिया कोलाई में सबसे पहले, प्रोकैरियोट इश्चरिचिया कोलाई में जिस साइंटिस्ट ने दिया उसका नाम है मेसेल्सन एंड स्टाल, है ना, मेसेल्सन एंड स्टाल। तो मेसेल्सन एंड स्टाल साहब ने 1958 में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का, किसमें दिया, इश्चरिचिया कोलाई में, ठीक है, इश्चरिचिया कोलाई में, है ना। और देखो यूकैरियोट में बात करें, यूकैरियोट में बात करें तो विसिया फाबा, या इसी को हम लोग फाबा बीन कहते हैं, विसिया फाबा या फाबा बीन में, विसिया फाबा या फाबा बीन में टेलर एंड हिज कलीग्स, टेलर साहब ने दिया, टेलर, वुड्स एंड ह्यूजेस, टेलर, वुड एंड ह्यूजेस ने लिखा, एनसीईआरटी ने, टेलर एंड हिज कलीग्स, किस सन में, 1958 में ही। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रोकैरियोट इश्चरिचिया कोलाई में मेसेल्सन एंड स्टाल इन 1958, और यूकैरियोट विसिया फाबा या फाबा बीन में टेलर एंड हिज कलीग्स इन 1958 में सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूव किया। यहां क्रोमोसोम नहीं पाया जाता था, टेलर साहब ने प्रूव किया कि विसिया फाबा में क्रोमोसोमल डीएनए जो है वो भी सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को फॉलो करता है। मेसेल्सन एंड स्टाल साहब जो हैं, इन्होंने आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन यूज किया, आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के हैवी आइसोटोप्स यूज किए N15, जबकि टेलर, वुड और ह्यूजेस ने, है ना, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया। यह भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया, ठीक है। रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का उपयोग इश्चरिचिया कोलाई में कायरेंस ने किया था। इश्चरिचिया कोलाई में भी रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का उपयोग किया गया है, लेकिन कायरेंस साहब के द्वारा किया गया है, मेसेल्सन एंड स्टाल के द्वारा नहीं किया गया, ठीक है। तो उन्होंने आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन यूज किया था, N15 हैवी नाइट्रोजन बोलते हैं। तो जरा भाई मेसेल्सन एंड स्टाल साहब का एक्सपेरिमेंट पहले है, तो पहले उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मेसेल्सन स्टाल का एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन, है ना, एंजाइम कौन कौन से लगते हैं, क्या होता है। तो पहले एक्सपेरिमेंट देखते हैं मेसेल्सन एंड स्टाल का। तो मेसेल्सन एंड स्टाल साहब ने, किसको पढ़ेंगे भाई, मेसेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। मेसेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। देखो क्या किया इन्होंने, बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट है। देखो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने इश्चरिचिया कोलाई को ग्रो किया, इश्चरिचिया कोलाई को ग्रो कराया फॉर मल्टीपल जनरेशन, कई जनरेशन तक एक ऐसे मीडियम में, मल्टीपल जनरेशन
एक ऐसे मीडियम में जिसमें उन्होंने NH4Cl लिया, और NH4Cl लिया, और बेटा इस NH4Cl में हैवी नाइट्रोजन का उपयोग किया उन्होंने। इस NH4Cl में N15 लिया, और जब कई पीढ़ियों तक इस्चेरिचिया कोलाई को वो ग्रो कराते रहे, है ना, कई पीढ़ियों तक इस्चेरिचिया कोलाई को ग्रो कराते रहे, तो जो इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया था, इसके डीएनए में जहां जहां, इसके जेनेटिक मटेरियल में जहां जहां नाइट्रोजनस बेस था, हर जगह N15 इनकॉर्पोरेट हो गया। जैसे सुनो, नाइट्रोजनस बेस में तो नाइट्रोजन थी ही थी बेटा, शुगर भी तो नाइट्रोजन रखती है। प्यूरिन देखो, जो शुगर, सॉरी, नाइट्रोजनस बेस में नाइट्रोजन था, और जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड रहे हों उनमें भी, शुगर में तो नहीं है, शुगर में तो ऑक्सीजन थी, बाकी हर जगह कार्बन था। नाइट्रोजनस बेस में जो नाइट्रोजन था, स्पेशली नाम ही है नाइट्रोजनस बेस, किस पोजीशन पर था बता चुके हैं। प्यूरिन में 1379 फर्स्ट पे, थर्ड पे, सेवेंथ पे, नाइन्थ पे, और पिरीमिडीन पे 13th पे। तो हर उस जगह जहां नाइट्रोजन था, हैवी नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट हो गया। और जो डीएनए इस्चेरिचिया कोलाई का मिला हमको, इस्चेरिचिया कोलाई का जो डीएनए मिला, इस डीएनए के दोनों सेगमेंट जो है, जैसे मान लो ये मैं इसको हैवी दिखा रहा हूं, ऐसे ऐसे, इसी कलर से अब मैं N15 को दिखाऊंगा। तो इसमें दोनों में हमको N15 मिला, N15 मिला। अब ऐसे इस्चेरिचिया कोलाई को जिसके डीएनए में हैवी नाइट्रोजन थी, याद रखना N15 रेडियो एक्टिव नहीं है, हैवी नाइट्रोजन है। अब इसको ये ले आए भाई, और देखो जरा एक प्रैक्टिकल देखना, इसको जिसमें हैवी नाइट्रोजन थी, ये N देखो, ए ऐसे है, ऐसे ऐसे, है ना, N15 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 N15, ये हैवी नाइट्रोजन वाले डीएनए को साहब ने मल्टीप्लाई कराया एक ऐसे मीडियम में, एक ऐसे मीडियम में मल्टीप्लाई कराया जिसमें इन्होंने NH4Cl लिया, और इसमें नाइट्रोजन लिया N14, लाइट नाइट्रोजन लिया, हैवी नाइट्रोजन नहीं ली। तो देखो हुआ क्या, ये दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, और देखो ये पेरेंटल स्ट्रैंड ऐसे ऐसे सेपरेट हो गए, छोटा छोटा बनाते हैं, ये पेरेंटल स्ट्रैंड ऐसे ऐसे सेपरेट हो गए भाई, ये पेरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। अब जो नया स्ट्रैंड बना वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा, ये टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। तो जो नया स्ट्रैंड बना बेटा, वो लाइट नाइट्रोजन वाला बना, हैवी नाइट्रोजन वाला नहीं बना। जो नया स्ट्रैंड बना वो लाइट नाइट्रोजन वाला बना। देखो कहते हैं इस्चेरिचिया कोलाई 20 मिनट में डिवाइड कर जाता है, तो ये ड्यूरेशन लिखा हुआ है 20 मिनट एक्सपेरिमेंट में। और ये जो मिला इसे बोला हाइब्रिड। हाइब्रिड इसे इसलिए बोला क्योंकि देखो सेमी कंजर्वेटिव मॉड यहीं से प्रूव होना स्टार्ट हो गया। इसमें एक स्ट्रैंड है N15 जो पुराना वाला है, आधा कंजर्व रहता है, आधा हमेशा पुराना वाला रहता है, इसीलिए बोला सेमी कंजर्वेटिव। ये N15, ये 15 पहले लिखती एनसीईआरटी, तो आप भी पहले लिख लो, है ना, N15 है, ये N15 है। और देखो येलो कलर से जिसको बनाया ये N14 है, और ये N14 है, ये हाइब्रिड। अच्छा, फिर अगला 40 मिनट देखो भाई, इन्होंने दिखाया 40 मिनट, हालांकि वो भी 20 मिनट ही होगा, यानी यहां से टोटल ड्यूरेशन जोड़ लिया तो 20 ये 20 ये हो गया 40 मिनट। और 40 मिनट के बाद देखो आप, फिर इन्होंने इसी मीडियम में ग्रो कराया NH4Cl में, जिसमें N14 था। अब देखो क्या हुआ परिणाम भाई, अब ये दोनों पेरेंट की तरह काम करेंगे। तो देखो ये पेरेंटल N15 वाला एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बना दें, उन्होंने हाइब्रिड को बीच में बनाया है, ये पेरेंटल N15 वाला और ये पेरेंटल N14 वाला। देखो भाई
और ये देखो ये पेरेंटल N15 वाला और ये पेरेंटल N14 वाला। तो ये देखो ये पेरेंटल N14 वाला। अब बताओ जितने न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बनेंगे सब बेटा N14 वाले बनेंगे ना। तो देखो ये सब पेरेंटल है। अब नया जितना भी बनेगा वो बनेगा भाई कौन सा वाला, वो बनेगा N14 वाला, लाइट नाइट्रोजन वाला। कैसा बनेगा भाई, लाइट नाइट्रोजन वाला। ये देखो लाइट नाइट्रोजन वाला। हैवी नाइट्रोजन केवल 2 स्ट्रैंड में है। यहां देखो N15 ये पेरेंटल, N15 ये पेरेंटल, N14 ये पेरेंटल। इसमें एक N14 पेरेंटल है, एक N14 नया वाला। N14 हालांकि आपकी एनसीईआरटी ऐसा नहीं लिखती। ये N14 नया वाला, ये N14 नया वाला, एक N14 पेरेंटल इसका और एक N14 नया वाला, है ना। अब इन्होंने किया क्या 40 मिनट के बाद, जरा देखो डेंसिटी ग्रेडियंट सॉल्यूशन यूज किया सीजियम क्लोराइड का। सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाल करके पहले तो इनको आइसोलेट किया और इनको आइसोलेट करके सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाल दिया। और सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाल करके हाँ प्रतीक राय पहले N15 था बाद में N14 लिया गया। मैंने वही किया है, पहले पता नहीं कहां था, पहले N14 था, N15 में ग्रो कराया, पहले N15 आया बाद में N14 लिया गया। ध्यान से सुना जाए पूरी क्लास को। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सॉल्यूशन लिया गया और जो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सॉल्यूशन लिया उसमें सेंट्रीफ्यूज में डाल करके इसको घुमा दिया। अब जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो दूर चला जाएगा। स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट आएगा यहां पर, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। आप फिजिक्स के आदमी हैं, जानते हैं कि एनी एक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रिफरेंस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस पर एक स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट आता है ना। मैं उधर नहीं ज्यादा जाना चाहता। जैसे मान लीजिए कोई जो है आप घुमा रहे हैं किसी चीज को ऐसे, ये r है, ये मास m है, इसकी वेलोसिटी v है। तो देखिए यूसीएम भी है अगर ये, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है अगर ये, तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा Fc, और Fc सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है आप जानते हैं mv²/r, है ना, mv²/r। अच्छा v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, और अगर ओमेगा यूज करो तो v बराबर r ओमेगा, r एंगुलर वेलोसिटी है। जब r ओमेगा रख दोगे तो ये आ जाएगा m r ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। लेकिन भैया देखो जरा एक बात, ये एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रिफरेंस है, क्योंकि यहां चाहे जिस डायरेक्शन पर, जहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी हो सर्किल पे, तो सर्किल पे तो लगातार चेंज होते रहती है डायरेक्शन, और डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है तो एक्सीलरेटेड मोशन है। एक्सीलरेटेड मोशन है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस है, और अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस है तो एक स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट आएगा। स्यूडो फोर्स कितना लगेगा, स्यूडो फोर्स एग्जैक्टली उतना लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, F सेंट्रीफ्यूगल उतना लगेगा जितना होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जिसका मास ज्यादा होता है उस पर ये ज्यादा लगता है, इसीलिए मास ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो पहले सेटल डाउन कर जाता है, दूर तक सेटल डाउन करता है। तो जरा देखिए ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, फिर से एक बार बोल दें, कोई भी एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रिफरेंस हो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस होता है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस पर एक स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स के जस्ट अपोजिट होती है और जिसका मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। फिजिक्स आप बहुत अच्छी जानते हैं, आप जानते हैं। अब यहां पे देखो, इसको आइसोलेट करके जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूज में रख के घुमाना शुरू किया तो ग्रेविटेशन जिधर होगा उधर सेटलिंग डाउन, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है,
है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इधर लगे और पाइप को आपने ऐसे रखा है, ऐसे रखा, देखो, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इधर लगे और इसको आपने ऐसे रखा, देख लो जल्दी से, आप जानते हो, ये ऐसे पाइप, ये सही से बन नहीं पा रहा है, बड़ा सुंदर सा बनाना चाह रहे हैं, ये बन गया, लो ये पाइप, है ना। अब इसको जब सेंट्रीफ्यूज में डाल के आप घुमाएंगे श्रीमान जी इसको, तो देखिए ये जो हैवी वाला है N15 N15, ये सबसे दूर सेटल डाउन होगा, ऐसे ऐसे, है ना, ये सबसे दूर ऐसे, यहां पर उसके पैटर्न मिले। और हाइब्रिड जो है ये इससे हल्का होगा, हाइब्रिड इससे हल्का होगा। तो जरा देखो फिर, हाइब्रिड को जब आप इसमें डाल के घुमाएंगे तो ये इसका जो सेटल डाउन होगा, ये हाइब्रिड, ये उतनी दूर नहीं जाएगा क्योंकि इसका मास कम है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम लगेगा। हाइब्रिड को मान लो मैं ग्रीन कलर से बना दूं, हाइब्रिड को ग्रीन कलर से बना दूं, तो हाइब्रिड यहां मिलेगा आपको, नहीं, हाइब्रिड कहां मिलेगा भाई, देखो बीच में मिलेगा हाइब्रिड। ये, अरे ये कलर भाई चेंज हो जा रहा है, कलर मैं ये नहीं चाह रहा हूं, कलर मैं ये चाह रहा हूं, ये वाला देखो, अरे हो ही नहीं रहा भाई, आ गया, चलो ठीक है, ये हाइब्रिड मिला बीच में। अच्छा जरा एक मिनट देखना आप, यहां N15 था, यहां 50% N15 है, 50% N14 है, तो कैसा हो गया, सेमी कंजर्वेटिव। अच्छा जरा इसको घुमाओ भाई, इसको, इसमें आ जाओ, इसमें जब आप घुमाओगे इसको तो जरा देखो, अब जरा देखना क्या होगा। सेंट्रीफ्यूज में जब आप डाल के घुमाते हैं इसको तो क्या होता है, दो हाइब्रिड मिले, तो हाइब्रिड का बैंडिंग पैटर्न ग्रीन कलर का लिया था, चलो यहां मिल गया, ये हाइब्रिड वाला यहां मिला। और जरा देखो दो मिले N14 वाले, दो N14 वाले मिले, N14 को हम पीले से ही दिखा दें तो ये सबसे लाइट होगा, सबसे पास मिलेगा सेंटर के, क्योंकि इसकी डेंसिटी सबसे कम होगी। क्या भरा इसमें, बोलो क्या भरा था, CSCl, 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 सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सॉल्यूशन में भरा था। ये प्रैक्टिकल है। इससे मेसेल्सन एंड स्टाल साहब ने यह प्रूव करने की कोशिश की कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। दो स्ट्रैंड N15 के हैं, दोनों मेंटेन हैं, दो 50% कंजर्व हैं। अच्छा देखो यहां 50 पर हाइब्रिड है 100%, और जरा देखो यहां हाइब्रिड आ गया 50% और न्यू आ गए 50%, तो कितने परसेंट कंजर्व रहता है भाई, 50% कंजर्व रहता है। दिस इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेसेल्सन एंड स्टाल। मेसेल्सन एंड स्टाल साहब ने प्रूव किया कि सेमी कंजर्वेटिव होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। एक क्वेश्चन उन्होंने जरूर पूछा है हमसे, वो क्वेश्चन मैं बता दूं आपको। उन्होंने कहा कि अगर इश्चेरिचिया कोलाई पर 20 मिनट में डिवाइड हो जाता है और 80 मिनट बाद अगर हम देखें तो हाइब्रिड का रेशियो क्या होगा दूसरों से। तो जरा देख लो भाई, एक तरीका है, एक बात बताएं, हाइब्रिड की संख्या अब 2 से अधिक नहीं होगी। आप देख लो, यहां 2 था, यहां भी 2 होगा, अगला आप बनाएंगे फिर 2 होगा। मैं बना के दिखा दे रहा हूं आपको, देखो आंसर भी मिल जाएगा उस क्वेश्चन का। ये देखो आप, ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है। आप 20 मिनट्स आफ्टर चलो, 4 साइकिल चलेगी भाई, हम चारों साइकिल ही चला के दिखा दे रहे हैं आपको। देखो 20 मिनट बाद, 20 मिनट बाद क्या होगा, ये देखो, ये 50% पुराना वाला और 50% नया वाला, है ना। अब फिर दूसरी साइकिल में आ जाओ भाई, अगला 20 मिनट, अगला 20 मिनट में देखो फिर ये स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, फिर ये स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। क्यों भाई, ऐसे सेपरेट होंगे, देखो ऐसे सेपरेट होंगे। ये आपका N15 N15 और ये जो सेपरेट हुआ N14 N14। अब नए स्ट्रैंड सारे N14 वाले बनेंगे, N14 N14 वाले बनेंगे। देखो हाइब्रिड यहां 2, अभी भी 2। आप बेटा तीसरी साइकिल में चलो, 4 साइकिल चलेगी 80 मिनट में, फिर 20 मिनट की साइकिल में चलो, फिर ये स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। ये सेपरेट हुआ दोनों, N15 वाला और ये सेपरेट हुआ, देखो
1 2, ये इसका था, ये दोनों इसका है, ये दोनों इसका है, और ये एक इसका है, इसका वाला। अब देखो नया 15, नया वाला फिर N14 मिलेगा। ये देखो, ये देखो, एक बात बताना चाह रहे थे इसको बना के। देखो हाइब्रिड अभी भी 2 है, 1 2, यानी हाइब्रिड 2 से ज्यादा बढ़ता ही नहीं, क्योंकि अब N15 मिलने वाला नहीं है। अभी हमने 3 साइकिल चलाई है, चौथी साइकिल चला लें भाई, 20 मिनट्स की चौथी साइकिल चला लें। अब क्या होगा, अब 16 बनेंगे। देखो कैसे सब सेपरेट हो जाएंगे, ये N15 वाला, ये N15 वाला, बाकी सब N14 होंगे। क्यों? ये नया सिंथेसाइज्ड होगा, ये नया सिंथेसाइज्ड होगा, 2 बन गया। ये एक पेरेंटल N14, एक नया, है ना, एक पेरेंटल, एक नया 2, एक पेरेंटल, एक नया 3, एक पेरेंटल, एक नया 4, एक पेरेंटल, एक नया 5, एक पेरेंटल, एक नया 6, फिर एक पेरेंटल, एक नया 7, फिर एक पेरेंटल, एक नया 8, फिर एक पेरेंटल, एक नया 9, फिर एक पेरेंटल, एक नया 10, एक पेरेंटल, एक नया 11 12 13 14। देखो 16 बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और 16 में फिर आप देख लो हाइब्रिड 2 है। जानबूझ के मैंने इसको बनाया, इसलिए बनाया कि एक कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाए कि हाइब्रिड का नंबर नहीं बढ़ता, हाइब्रिड इज ऑलवेज 2। देखो 2 2, ये मैं हाइब्रिड को मैं गोले में ले रहा हूं, 2 हाइब्रिड, एक जनरेशन, अगली जनरेशन में, फिर अगली जनरेशन में 2 हाइब्रिड, फिर अगली जनरेशन में 2 हाइब्रिड, और फिर अगली जनरेशन में 2 हाइब्रिड। आप ऐसे चाहे जितनी जनरेशन चले जाएं, हाइब्रिड हमेशा 2 मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि 80 मिनट की बात है भाई, तो 80 मिनट 20 मिनट में डिवाइड होता है, 4 साइकिल मिलेगी। 80/20 कितनी साइकिल मिलेगी? 4, और 4 साइकिल मिलेगी। एक साइकिल में डबल हो जाता है तो सिंगल से उठाओ, एक साइकिल में 2, दूसरी साइकिल में क्या 4, तीसरी साइकिल में 8, चौथी साइकिल में 16, और 16 आप तो मैंने बना दिया, आपके सामने दिख भी रहा है। जो 16 है इसमें हाइब्रिड कितना होगा? इसमें हाइब्रिड होगा 2। हाइब्रिड को उसी कलर से दूसरे कलर से लिखते तो दूसरे कलर से लिख लेते। बोलो भाई, हाइब्रिड होगा 2, और नॉर्मल कितने होंगे? नॉर्मल को दूसरे कलर से लिख लेते हैं, नॉर्मल होंगे 14। हाइब्रिड होगा 2 और नॉर्मल होंगे 14, तो जरा रेशियो बता दो भाई। नॉर्मल होंगे 14, हाइब्रिड कभी चेंज नहीं होता, हाइब्रिड हमेशा 2 रहेगा, और ये नॉर्मल 14 रहेगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा? किसका रेशियो किससे पूछा है उन्होंने? जिसका जिससे पूछा हो। मान लो उन्होंने पूछा कि हाइब्रिड का नॉर्मल से या नॉर्मल का हाइब्रिड से रेशियो क्या होगा, तो नॉर्मल इज टू हाइब्रिड कर लो, ये हो जाएगा 14:2, ये हो जाएगा 7:1, तो आंसर आ जाएगा 7:1। ये इसको जानबूझकर मैंने इतना बड़ा किया, और ये करके मैं ये बताना चाह रहा था कि नॉर्मल का हाइब्रिड से पूछा जाएगा तो 7:1। अब अगर मान लो उन्होंने कहा हाइब्रिड इज टू नॉर्मल बता दो, तो भाई सब लोग बता लेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। तब ये 1:7 आ जाएगा, क्योंकि हाइब्रिड हो जाएगा 2, हाइब्रिड 2 हो जाएगा, और नॉर्मल हो जाएगा 14, 2 1 2, 2 7 14, 1:7 आ जाएगा। जिसका जिससे रेशियो पूछे बता दिया जाए। ये फिगर बनाने का क्या उद्देश्य था श्रीमान जी? ये फिगर बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य था, और वो उद्देश्य ये था कि आपको एक बात समझ में आ जाए कि हाइब्रिड का नंबर फिर नहीं बढ़ता है। मेसेल्सन स्टाल साहब के प्रयोग के बाद आइए देखते हैं मशीनरी एंड एंजाइम इन डीएनए रेप्लिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और अभी मेरे पास 50 मिनट बचे हुए हैं, और ये 50 मिनट बिल्कुल सफिशिएंट हैं इस टॉपिक को समाप्त करने के लिए। कल सुबह 9:15 बजे 9:15 से 10:45 तक हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। जितनी जल्दी कोर्स खत्म होगा उतना बेहतरीन रिवीजन होगा। रिवीजन के लिए विजन जरूरी है ना, इसलिए पहले खत्म कर लिया जाए, पहले विजन आ जाए, बाद में रिवीजन करेंगे। मशीनरी एंड एंजाइम्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। मशीनरी और एंजाइम देखें डीएनए रेप्लिकेशन में भाई, मशीनरी एंड एंजाइम इन डीएनए रेप्लिकेशन।
या इसी को क्या बोलें, या इसी को ऐसे बोला जाता है आर, कुछ किताबें लिखती हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इसी को लिखा जाता है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और आप बेटा बहुत ध्यान से सुनो, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। पहले तो मैं 40 मिनट आपको पढ़ाऊंगा, और जब 40 मिनट में पढ़ा दूंगा तो मैं एक समराइज चार्ट बना दूंगा जिसके बाहर से कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। तो जरा सुनना, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म में क्या होता है, 5 स्टेप क्या बोलें कि ये बोलें 5 हेडिंग की रिएक्शन है। बात नंबर 1, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप, हमारे साथ ही याद करेंगे। डीएनए का रेप्लिकेशन किसी भी पॉइंट से शुरू नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डीएनए का रेप्लिकेशन आप कहीं से स्टार्ट कर दो। डीएनए का रेप्लिकेशन एक डेफिनिट पॉइंट से स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओराई। ओराई को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना। तो पहली बात होती है कि रिकॉग्निशन किया जाए, पहचान किया जाए कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस पॉइंट से स्टार्ट होगा। इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा इसके बाद में। बायोटेक्नोलॉजी में मैं आपको बताऊंगा कि जब किसी नेटिव डीएनए में हम किसी फॉरेन डीएनए से जीन ऑफ इंटरेस्ट या पार्ट ऑफ डीएनए को लाके जोड़ते हैं, तो वो इसीलिए जोड़ते हैं क्योंकि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इट इज नॉट नेसेसरी कि उसके पास ओराई हो और अगर उसके पास ओराई नहीं है तो वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए किसी सेल में इंट्रोड्यूस करके हम उसको नेटिव डीएनए के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसके पास ओराई होना मांगता है। इसीलिए वेक्टर रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि वेक्टर में सबसे बड़ी खास बात होती है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है। जो इसकी इनिशिएशन पॉइंट बोला जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोला जाता है। एक बात हमारे साथ आप याद रखना कि डीएनए का रेप्लिकेशन कहीं से भी नहीं स्टार्ट हो सकता, एक स्पेसिफिक पॉइंट से शुरू होता है जिससे बोलते हैं ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या इनिशिएशन पॉइंट। और इनिशिएशन पॉइंट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को जो पहचानता है उसे बोलते हैं इनिशिएटर प्रोटीन। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, देखो पहला स्टेप क्या होना चाहिए। पहला स्टेप है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का रिकॉग्निशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट, रिकॉग्निशन। ये पहला स्टेप। सबसे पहले तो उस इनिशिएशन पॉइंट को पहचाना जाए जहां से शुरुआत होनी है रेप्लिकेशन की, है ना। इसके लिए एक प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है जिसको बोलते हैं इनिशिएटर प्रोटीन। तो इसमें एक पॉइंट हम लिख रहे हैं, एन इनिशिएटर, एंड ऐसे लिख लो, ऐसे लिखो, ये तो हम बाद में लिख देंगे। इसमें क्या लिखना है आपको, रिकॉग्निशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट में कि डीएनए रेप्लिकेशन does not start from any point. DNA replication does not start from any point, but start from a specific point, known as or called as ओराई, है ना। ओराई को क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और या इसी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को हम बोलते हैं इनिशिएशन पॉइंट। डीएनए का रेप्लिकेशन होना हो तो सबसे पहली चीज रिक्वायर्ड होगी एक ऐसी इनिशिएटर प्रोटीन जो इस इनिशिएशन पॉइंट को रिकॉग्नाइज कर सके, इसको पहचान सके, है ना। तो लिखेंगे
एन इनिशिएटर प्रोटीन इज रिक्वायर्ड, इसमें लिखेंगे बेटा सेकेंड पॉइंट, एन इनिशिएटर प्रोटीन इज रिक्वायर्ड। इनिशिएटर प्रोटीन को बंद कर दीजिए ब्रैकेट में। सबसे पहले तो ये प्रोटीन चाहिए हमको, 9 चीजें चाहिए होती हैं, मैं एक एक पॉइंट करके बता रहा हूं कौन सी। एन इनिशिएटर प्रोटीन इज रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज, है ना, एन इनिशिएटर प्रोटीन इज रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज और आई आर इनिशिएशन पॉइंट। लो भाई, इनिशिएटर प्रोटीन आई, उसने ओराई को खोजा, पहचान लिया इनिशिएशन पॉइंट को। सेकंड चीज क्या होगी, सपोज दैट, देखो मैं फिर बार बार यहां आ जाया करूंगा, जरा देखते जाओ तो आपको समझ में आएगा। ये मान लीजिए कोई डीएनए का डुप्लेक्स है, ये डीएनए डुप्लेक्स है, ये डीएनए डुप्लेक्स है, ऐसे ऐसे डीएनए डुप्लेक्स है ना। ये अगर डीएनए डुप्लेक्स है श्रीमान जी, तो इसमें ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बेस पे। ये सब आप जानते हैं, मैं यहां टाइम नहीं वेस्ट करना हमको, पॉइंट सुनो आप बस। क्या होगा भाई, मान लीजिए इनिशिएशन पॉइंट को पहचान लिया गया और यहां पर ये इनिशिएटर पॉइंट, इनिशिएशन पॉइंट हमको मिला। सपोज दैट दिस इज ओराई आर इनिशिएशन पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट, या इसी इनिशिएशन पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, है ना। ये ओरिजिन पॉइंट है, एक इनिशिएटर प्रोटीन आई, उसने पहचान लिया कि ये इनिशिएशन पॉइंट है। अब सेकंड चीज क्या होगी, है तो इनिशिएशन पॉइंट, लेकिन जब तक दोनों स्ट्रैंड सेपरेट नहीं होंगे तब तक रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगा। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्स। और अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्स के लिए क्या होगा, एक एंजाइम रिक्वायर्ड होगा बेटा जिसका नाम है हेलिकेज। हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को काटता जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड को काट करके अनवाइंडिंग ऑफ हेलिकेज करेगा। अभी जब मैं ग्रिफिथ उनको बता रहा था, वाटसन और क्रिक साहब को, तो हमने बड़े आसानी से दोनों स्ट्रैंड अलग कर दिया था। बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सारे हाइड्रोजन बॉन्ड को काट करके दोनों स्ट्रैंड को अलग करने में। ऐसा भी हो सकता है कि हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को काट के अंदर जाए, बाहर से फिर इस्टेब्लिशमेंट हो जाए हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि डीएनए बहुत ज्यादा स्टेबल है ना। इसलिए एक फार्क खुलता है छोटा सा, यहां एक एंजाइम लगेगा। कौन एंजाइम लगेगा, इस एंजाइम का नाम होगा भाई, यहां पे एक एंजाइम लगेगा, इस एंजाइम का नाम होगा हेलिकेज। दिस इज हेलिकेज। और ये जो हेलिकेज है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को काट करके डीएनए डुप्लेक्स को खोलेगा, अनवाइंडिंग करेगा। इसीलिए इस हेलिकेज का एक नाम होता है बेटा अनवाइंडेज। अनवाइंडेज। तो फिगर जब मुझे बनाना होगा तो मैं फिर यहीं आ जाऊंगा, लेकिन अभी मैं वहां चलता हूं। सेकंड पॉइंट क्या होगा, इनिशिएशन पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट को खोज लिया हमने, है ना। इनिशिएशन पॉइंट या इसी को हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। किसने खोजा, इनिशिएटर प्रोटीन ने। अब क्या होगा, पहली हेडिंग क्या थी, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या, दूसरा स्टेप क्या होगा, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्स। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्स। अच्छा देखो, एक बात बताएं आपको, अंसाल भी कराते कराते लगभग 15 साल हो गए हमको, तो हमें सारा आइडिया कि क्वेश्चन कहां से है बेटा। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, आप लोगों ने परफेक्ट बनाया क्वेश्चन पूछ पूछ करके। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्स से कुल 4 क्वेश्चन है, और चारों क्वेश्चन मैं यहां डिस्कस कर दे रहा हूं। देखो पहला क्या, 4 पॉइंट अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्स में, जैसे 2 पॉइंट यहां था वैसे 4 पॉइंट है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्स में। मैं फिगर पे आ रहा हूं। पहला पॉइंट क्या होगा अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्स का, देखो है ना, एंजाइम है एक
हेलिकेज एक एंजाइम है बेटा जिसका नाम है हेलिकेज आर अनवाइंडेज, हेलिकेज आर अनवाइंडेज, इसी का नाम अनवाइंडेज है, ब्रेक्स द हाइड्रोजन bonds and unwind the DNA duplex, unwind the DNA duplex, DNA डुप्लेक्स को अनबाइंड करेगा। कौन सा एंजाइम करेगा भाई? हेलिकेज या अनबाइंडेज? किस बांड को तोड़ेगा? हां से हेलिकेज, हां से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बांड को तोड़ करके अनबाइंडिंग करेगा। लेकिन बेटा एक बात सुनो, जब ये अनबाइंडिंग होगी तो जैसे कोई वायर है उसमें एक वायर दूसरे वायर पर लिपटा रहता है, ऐसे ये एक वायर है और ये इसकी बाइंडिंग है, ये दूसरा वायर है। अगर आप इसको यहां पकड़ लें और यहां से खोलें तो कुछ ये ऐसे खुलेगा, देखो ऐसे खुलेगा, और ऐसे खुलने की वजह से इसमें सुपर क्वाइलिंग इंड्यूस हो जाएगी, ऐसे सुपर क्वाइलिंग इंड्यूस हो जाएगी। इसको बोलते हैं सुपर क्वाइलिंग, देखो इसको बोलते हैं सुपर क्वाइलिंग। और ये जो सुपर क्वाइलिंग इंड्यूस होगी बेटा, हाइड्रोजन डुप्लेक्स के अनबाइंडिंग से जो सुपर क्वाइलिंग इंड्यूस होगी, अगर ये इलेक्ट्रिक वायर है तो आप एक काम करो, एक कैंची लेके इसको ऐसे काट दो। जब यहां से आप काट देंगे तो ऐसे घूमेगा ये, और घूम करके फिर उसी सेटिंग पर आ जाएगा जो फैक्ट्री सेटिंग है इसकी। ऐसे डीएनए में भी सुपर क्वाइलिंग इंड्यूस हो जाएगी, और डीएनए में जो सुपर क्वाइलिंग इंड्यूस होगी इसको दूर करने के लिए एंजाइम लगेगा टोपोआइसोमरेज, जिसको प्रोकैरियोट में हम लोग गायरेज बोलते हैं। दो होते हैं टोपोआइसोमरेज, फर्स्ट एंड सेकेंड। दे कट एंड रीसील द डीएनए इन ऑर्डर टू रिमूव इट्स सुपर क्वाइलिंग। तो देखो जब ये खुलेगा, यहां पे खोलते हैं इसको, अगले फिगर में खोलते हैं। जब ये खुलेगा बेटा तब क्या होगा, देखो जब ये खुलेगा तो सुपर क्वाइलिंग इंड्यूस हो जाएगी, है ना, ऐसे देखो, ऐसे सुपर क्वाइलिंग इंड्यूस हो जाएगी ऐसे, और एक ऐसे सुपर क्वाइलिंग इंड्यूस होगी। देखो कैसे सुपर क्वाइलिंग इंड्यूस होगी, देखो बेटा, जब हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को काट करके एक छोटा सा बबल खोलेगा जिसको आप लोग रेप्लिकेशन फार्क बोलते हैं, तो ऐसे सुपर क्वाइलिंग इंड्यूस हो जाएगी, है ना। क्या इंड्यूस हो जाएगी भाई? सुपर क्वाइलिंग इंड्यूस हो जाएगी। दिस इज सुपर क्वाइलिंग। और जब सुपर क्वाइलिंग इंड्यूस हो जाएगी तो क्या होगा, देखो ये हेलिकेज है जो हाइड्रोजन बॉन्ड को काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। सपोज दैट ये 3' इंड है, ये 5' इंड होगा, 3' तो के बाद ये जहां गया वो 5' होगा, और ये 5' तो ये 3' इंड होगा। ये हेलिकेज ऐसे काटता जा रहा है, और हेलिकेज जब काटता जाएगा, सारे प्रश्नों के जवाब आपके इसी में। हेलिकेज जब काटता जाएगा तो क्या होगा, एक तो सुपर क्वाइलिंग इंड्यूस होगी। एक प्रॉब्लम और है, डीएनए इतना स्टेबल है कि कहीं यहां की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये फिर से ना रीस्टैब्लिश हो जाए, यहां की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये कहीं फिर से ना रीस्टैब्लिश हो जाए। इसलिए बेटा यहां पर जो है एक प्रोटीन लगती है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको भी दूसरे कलर से मैं दिखाना चाह रहा हूं। एक प्रोटीन लगेगी यहां पर ऐसे, जिसको हम लोग बोलेंगे एसएसबी। एसएसबी क्या है बोलो? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, है ना। एसएसबी लगेगी, और जब एसएसबी लगेगी तो एसएसबी डीएनए को रिटेन रखेगी सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशन में टिल रेप्लिकेशन। जब तक कि रेप्लिकेशन नहीं हो जाता, रेप्लिकेशन चलाने के लिए एसएसबी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशन में बनाए रखेगी। चाहे तो इधर बना दो, इधर से बाद में हम करेंगे। वो एसएसबी बाइंड अप होगी
और एसएसबी बाइंड अप होकर के सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशन में बनाए रखेगी। सुपर क्वाइलिंग को कौन रिड्यूस करे भाई? सुपर क्वाइलिंग जो इंड्यूस हुई है हेलिकेज के द्वारा, इसको कौन रिमूव करेगा? तो इसको रिमूव करने का काम करेगा टोपो आइसोमरेज। इसी टोपो आइसोमरेज को हम लोग प्रोकैरियोट में गायरेज बोलते हैं। तो बेटा कहीं गायरेज लिखा हो तो सही हो जाएगा। क्या करेगा टोपो आइसोमरेज? कट एंड रीसील द डीएनए। अच्छा, काट देगा तभी गड़बड़ हो जाएगा, ये रीसील भी कर देता है। कट एंड रीसील द डीएनए in order to remove the supercoiling due to unwinding। अनवाइंडिंग की वजह से जो सुपर क्वाइलिंग डेवलप हुई थी, इसको रिमूव करने का काम टोपो आइसोमरेज करता है। और यह सवाल मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हमसे कई बार पूछा गया। क्यों भाई, सहमत हैं आप लोग? समझ में आ रहा है भाई? बिल्कुल आ रहा है, हैं? तो जो एसएसबी जुड़ेगी यहां, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबीपी लिख रहे हैं लोग, ठीक है, एसएसबी लिखा जाता है, कोई बात नहीं। तो टोपो आइसोमरेज या गायरेज सुपर क्वाइलिंग को रिमूव कर देगा। लिखते हैं, यहां पर लिखने का काम करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं लिखना। एक पॉइंट तो यह हो गया कि हेलिकेज अनवाइंडिंग करेगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा देखो, ड्यू टू अनवाइंडिंग, ड्यू टू अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्स, ड्यू टू अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्स, सुपर क्वाइलिंग इज इंड्यूस्ड, सुपर क्वाइलिंग इज जनरेटेड। क्या बन जाएगा? या सुपर क्वाइलिंग इज इंड्यूस्ड, है ना? सुपर क्वाइलिंग इज इंड्यूस्ड, फुल स्टॉप। और फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे, कलर से फुल से एंजाइम लिख दे रहे हैं, टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज, नीचे लिख लेना गायरेज। बार बार बोल रहा हूं कि प्रोकैरियोट में इसको गायरेज कहते हैं। टोपो आइसोमरेज या गायरेज क्या करेगा? कट एंड रीसील द डीएनए, टोपो आइसोमरेज कट एंड रीसील, ध्यान देना रीसील भी करेगा, है ना? कट एंड रीसील द डीएनए in order to remove super coiling, in order to remove super coiling। इस सुपर क्वाइलिंग को रिमूव करने का काम टोपो आइसोमरेज और गायरेज करेगा। तीसरा पॉइंट क्या होगा भाई इसमें? तीसरा पॉइंट यह होगा कि सिंगल स्ट्रैंडेड एसएसबी, ब्रैकेट में लिखेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड्स विद डीएनए एंड retain it in single stranded condition, retain it in single stranded condition during replication। रेप्लिकेशन के दौरान एसएसबी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन रेप्लिकेशन फॉर्क से जुड़ करके डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशन में बनाए रखती है। ठीक है भाई, अब देखो एक नेक्स्ट पॉइंट, एक छोटा सा बबल खुलता है जिसको हम बोलते हैं वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। फिगर देखो जरा आप, जहां फिगर बना था यहां आ गए हम, ये आप देखो तो बेटा ये अब ऐसे हो जाएगा। सुपर क्वाइलिंग जब रिमूव हो जाएगी, एक फिगर बनाए हम जो आपके यहां एनसीईआरटी में बना है, तो देखो कैसे होगा ये ऐसे होगा,
ये यहां इसको कट कर रहा कौन? हेलिकेज। देखो तो जरा, ये ऐसे होगा नहीं, एक वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फार्क खुल जाएगा। ये है 3 ये है 5 और ये है 5 ये है 3 और ये यहां पर ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है भाई, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पे, समझना बेटा। ये वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फार्क जो खुला है, ये क्या है? ये है डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फार्क। दिस इज डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फार्क, है ना, रेप्लिकेशन फार्क की डायरेक्शन है। अब सुनो क्या होगा इसके बाद। अब ये यहां अपना हेलिकेज काट रहा, हेलिकेज लगा रहने दो ऐसे, ये काटता जा रहा है। यहां एसएसबी जुड़ा है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन एसएसबी, है ना। ये दोनों स्ट्रैंड अब टेम्पलेट की तरह काम करेगा। हमने बताया कि दोनों टेम्पलेट पूरी तरह से सेपरेट नहीं होते, है ना, दोनों टेम्पलेट पूरी तरह से सेपरेट नहीं होते, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखना एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके बाद, जो मेन एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन का। देखो कई एंजाइम लगते हैं, मैं लिख रहा हूं अभी उसका एक चार्ट बना रहा हूं, लेकिन जो मेन एंजाइम है वो है डीएनए डिपेंडेंट और डीएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। चूंकि डीएनए उसको डायरेक्शन देगा अकॉर्डिंग टू बेस कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल, पॉलीमराइजेशन का काम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड पॉलीमराइजेशन तो करा सकता है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इनिशिएशन ऑफ पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकता, पॉलीमराइजेशन की शुरुआत नहीं कर सकता। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, हम शॉर्ट में बोलेंगे पोल थर्ड। पोल थर्ड इज द मेन एंजाइम व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन ये बेटा डीएनए के रेप्लिकेशन को शुरू नहीं कर सकता, इसलिए डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले आरएनए का प्राइमर लगाना पड़ता है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर, है ना। ये तो ये यहां पे एक पॉइंट और लिखना था कि ए स्मॉल वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फार्क इज ओपन, रेप्लिकेशन फार्क इज ओपन, है ना, ये खुल जाता है। अब उसके बाद देखो भाई, दूसरी हेडिंग क्या थी? अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्स। अनवाइंडिंग डीएनए डुप्लेक्स में 3-4 बात याद रखनी थी। हेलिकेज या अनवाइंडेज हाइड्रोजन बॉन्ड को काट करके अनवाइंड करेगा। इस अनवाइंडिंग से सुपर क्वाइलिंग इंड्यूस हो जाएगी। सुपर क्वाइलिंग को रिमूव करने का काम टोपोआइसोमरेज या गायरेज करेगा और एसएसबी बाइंड अप हो जाएगी ताकि सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशन में बना रहे। नहीं तो अपनी स्टेबिलिटी के चलते डीएनए फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड को स्टेब्लिश करके डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। ठीक है भाई, एक वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फार्क खुल जाएगा। तो 2 स्टेप हो गए। तीसरा देखो भाई, सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर, सिंथेसिस ऑब्लिक फॉर्मेशन, आप सिंथेसिस ही लिख लो, सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर, सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर, है ना। आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस होगी, कौन कराएगा? आरएनए प्राइमेज, है ना। लिखो, क्या लिखोगा भाई? एन आरएनए प्राइमर, एन आरएनए प्राइमर is synthesized, an RNA primer is synthesized, an RNA primer is synthesized by an enzyme, by an enzyme RNA प्राइमेज। अब एक एंजाइम लगेगा आरएनए प्राइमेज, जो आरएनए की सिंथेसिस करेगा किस डायरेक्शन में? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आरएनए की सिंथेसिस करेगा। और यही लिख लेना आप, एक रिमार्क के तौर पे लिखना कि डीएनए डिपेंडेंट
डीएनए डिपेंडेंट या डायरेक्टेड, डीएनए डिपेंडेंट या डीएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो कि मेन एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए डिपेंडेंट और डीएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, इसको शॉर्ट में लिखेंगे हम पोल थर्ड, है ना, व्हिच इज मेन एंजाइम फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए, पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैन नॉट इनिशिएट पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमराइजेशन कर तो लेता है बहुत बढ़िया, लेकिन ये पॉलीमराइजेशन की शुरुआत नहीं कर पाता है। अंडरलाइन करेंगे, कैन नॉट इनिशिएट पॉलीमराइजेशन। तो पहले आरएनए प्राइमर लगेगा और फिर उसके बाद आरएनए प्राइमर कौन बनाएगा, आरएनए प्राइमेज किस डायरेक्शन में सिंथेसिस करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। कैसे, देखो भैया ऐसे, ये जो आपका ये रेप्लिकेशन फार्क है, इसमें देखो आरएनए प्राइमर लगेगा। मैं आरएनए प्राइमर व्हाइट कलर से दिखाऊं अगर, तो ये आरएनए प्राइमर है, कहां लगा भाई, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। शुरुआत हो गई पॉलीमराइजेशन की। लेकिन क्या हुआ कि देखो, जैसे मान लीजिए आप इधर एडेनिन था, तो एडेनिन से थाइमिन जुड़ता है, तो इधर यूरेसिल होगा, थाइमिन तो होता नहीं आरएनए। अगर इधर गुआनिन था तो इसमें साइटोसिन आ जाएगा। ऐसे ऐसे एक छोटा सा आरएनए प्राइमर लगता है। दिस इज आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस कौन कराता है भाई, आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज कराता है, एक एंजाइम है आरएनए प्राइमेज। ये आरएनए प्राइमर को लगाएगा। इस 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, इसलिए यहां नहीं लग सकता, यहां आरएनए प्राइमर लगेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहां एक आरएनए प्राइमर लगेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहां एक आरएनए प्राइमर लगेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब देखिए भैया, ये क्या है, ये टेम्पलेट है। जब आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस हो जाएगी, एक्चुअली ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये पैरेंटल स्ट्रैंड है जो टेम्पलेट की तरह काम कर रहा। टेम्पलेट का मतलब होता है सांचा। ये पैरेंटल स्ट्रैंड है जो टेम्पलेट की तरह काम कर रहा। टेम्पलेट का मतलब होता है सांचा। तो देखो, एक टेम्पलेट का डायरेक्शन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दूसरे टेम्पलेट का डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब क्या होगा, अब होगा इलांगेशन और पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड, फॉर्मेशन और इलांगेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड, फॉर्मेशन और इलांगेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। अब इतने के बाद तीसरे स्टेप, सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर के बाद जो हेडिंग होगी वो क्या होगी, देखो, फॉर्मेशन और इलांगेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। नेक्स्ट हेडिंग होगी चौथी, फॉर्मेशन और इलांगेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। नए डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा या इलांगेशन होगा, कौन करवाएगा, अभी बताया था। मेन एंजाइम कौन है, पोल थर्ड, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। बहुत फास्ट एक्ट करता है ये, है ना। मेन एंजाइम कौन है, ये काम कौन करवाएगा भाई, ये काम करवाएगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, पोल थर्ड। यही मेन एंजाइम है। अगर हमसे पूछा जाए कि मेन एंजाइम कौन है, तो मेन एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये मेन एंजाइम है ना। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, सुनो क्या करेगा, ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज
10 सब यूनिट से बना हुआ एंजाइम है। इसमें एक सब यूनिट है, 10 सब यूनिट में एक सब यूनिट है बीटा सब यूनिट, या इसी को बोलते हैं कोपॉलीमरेज। 10 सब यूनिट का एंजाइम है। इस 10 सब यूनिट में वन यूनिट इज बीटा, है ना, वन यूनिट इज बीटा पॉलीमरेज, और इसी बीटा पॉलीमरेज को हम लोग बोलते हैं कोपॉलीमरेज। ये जो बीटा पॉलीमरेज है ये रिकॉग्नाइज करता है 3' एंड ऑफ आरएनए को। बीटा पॉलीमरेज रिकॉग्नाइजेज 3' एंड ऑफ आरएनए प्राइमर। ये आरएनए प्राइमर के 3' एंड को रिकॉग्नाइज करेगा, तो बीटा सब यूनिट के द्वारा पहचान लेगा आरएनए प्राइमर के 3' को, आरएनए प्राइमर के 3' को, और क्या करेगा, और ये डीएनए पॉलीमरेज 3 एक पदार्थ को उठाएगा जिसका नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ड्यूअल पर्पज से यूज होता है। इसका ड्यूअल पर्पज है, 2 पर्पज है इसका, ड्यूअल पर्पज से यूज होता है। नंबर 1, एक्ट एज सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड करेगा। सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा तो क्या करेगा भाई, न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड करेगा, है ना, न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड करेगा। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है भाई, प्रोवाइड एनर्जी। दूसरा क्या है, प्रोवाइड एनर्जी बाय ब्रेकेज ऑफ 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स। 2 हाई एनर्जी बॉन्ड इनके टूट जाएंगे बाय ब्रेकेज ऑफ 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स। जरा देख लो, एक मिनट देख लो क्या होगा ये। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्या है, जरा देख लीजिए क्या है भाई। ये होगी डीऑक्सी राइबोज शुगर, ये देखो डीऑक्सी राइबोज शुगर, ये देखो भाई डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया और यहां पर एस्टरीफाइड होगा फास्फेट HHHOH, और ये देखो यहां पे लग जाएगा फास्फेट, यहां पे लगा हुआ है भाई फास्फेट। ये देखो, अब देखना जरा, ये है डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड मोनोफास्फेट, और इस फास्फेट से 2 हाई एनर्जी बॉन्ड से फास्फेट लगे होंगे। ये हाई एनर्जी बॉन्ड, ये हाई एनर्जी बॉन्ड है भाई। तो देखो इसी को उठाएगा, इसी को हम क्या बोल रहे थे, इसी को हम बोल रहे थे डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। डीऑक्सी इसलिए बोल रहे थे, सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन मिसिंग है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन, यहां से फास्फेट जुड़ा होगा। इतना है न्यूक्लियोसाइड। शुगर प्लस बेस इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। तो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड क्यों, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड इसलिए क्योंकि शुगर डीऑक्सी राइबोज है, तो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अब देखो भैया, इसका ये दोनों हाई एनर्जी बॉन्ड तोड़ करके ऊर्जा मिल जाएगी, और जब आप दोनों हाई एनर्जी बॉन्ड तोड़ करके दोनों फास्फेट हटा देंगे तो जो बचेगा ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। और अकॉर्डिंग टू बेस पेयरिंग रूल एंड कॉम्प्लीमेंटरिटी, दो चीजों का इसमें पालन होगा। बेस पेयरिंग रूल के अकॉर्डिंग एक एक करके 1 by 1 करके न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाएगा। कौन, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 3। अब देख लो, ये मिला न्यूक्लियोटाइड, ये हमने लिखा है एक्ट एज सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड करेगा। और ये देखो दोनों हाई एनर्जी बॉन्ड जब तोड़ोगे आप
तो एनर्जी मिल जाएगी। ये हाई एनर्जी बॉन्ड है। दिस इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इसीलिए कहा जाता है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट डुअल पर्पज, दोहरा उद्देश्य पूरा करता है। एक तो सबस्ट्रेट प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड करता है, दूसरे अपने दोनों फास्फेट के जो हाई एनर्जी बॉन्ड हैं इनको अगर ब्रेक कर दिया जाए तो एनर्जी मिल जाती है भाई। अब ये जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ये उस पेरेंटल टेम्पलेट पर जो 3' to 5' है कंटिन्यूअस 1 by 1 जोड़ता जाएगा नए न्यूक्लियोटाइड को अकॉर्डिंग टू बेस पेयरिंग रूल। किस डायरेक्शन में? 5' to 3'। 5' to 3'। अब मुझे बहुत ध्यान से सुना जाए। ऐसा पेरेंटल टेम्पलेट, ऐसा टेम्पलेट जो है 3' to 5', उस पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है नए स्ट्रैंड की, और कंटिन्यूअसली सिंथेसाइजिंग न्यू स्ट्रैंड इज नोन एज, इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड। दूसरी बात सुनो बेटा, ऐसा टेम्पलेट जिसकी डायरेक्शन 5' to 3' है, इसमें डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस करता है अकॉर्डिंग टू बेस कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल। 5' to 3', 5' to 3', 5' to 3'। एक चीज ध्यान देना, चाहे कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो और चाहे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो, दोनों में हमेशा यह रिएक्शन कैटेलाइज होती है डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5' to 3', 5' to 3', है ना, 5' to 3'। तो देखो ये जो फॉर्मेशन और इलांगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड है, इसमें डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड पॉलीमराइजेशन कराएगा, है ना। यहां पर मैं एक बात लिखना चाह रहा हूं कि जो पॉलीमराइजेशन होगा वो कैसा होगा? उस टेम्पलेट स्ट्रैंड पर, ये टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट पर जो 3' to 5', 3' to 5' है, इस पर आरएनए प्राइमर लगा होगा 5' to 3'। इस पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस चलेगी। किस डायरेक्शन में चलेगी? 5' to 3'। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड, है ना। कंटिन्यूअस सिंथेसिस चलेगी और उस पेरेंटल स्ट्रैंड पर जिस पेरेंटल स्ट्रैंड या टेम्पलेट की डायरेक्शन 5' to 3' है, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस चलती है। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस चलती है 5' to 3', 5' to 3', 5' to 3' चलेगी किस पर? आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर पर, आरएनए प्राइमर पर। इस स्ट्रैंड को हम लोग बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड को बेटा हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं और इस स्ट्रैंड को बोलते हैं हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड। और ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है, इस लैगिंग स्ट्रैंड में जो ये फ्रैगमेंट्स हैं, छोटे छोटे डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं इनको बेटा, हम लोग बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ऐसे सिंथेसिस होगी। एक बात और, लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है देखो लीडिंग स्ट्रैंड बढ़ रहा है, ये है डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। तो लीडिंग स्ट्रैंड बढ़ रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड बढ़ रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। तो जो लीडिंग स्ट्रैंड है बेटा, लीडिंग स्ट्रैंड ग्रो कंटिन्यूअसली, ग्रो या सिंथेसाइज
लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज continuously in the direction of replication fork, continuously in the direction of replication fork, replication fork के डायरेक्शन में, in the direction of replication fork continuously synthesize होता है, जबकि जो लैगिंग स्ट्रैंड है सिंथेसाइज डिसकंटिन्यूअसली, synthesize discontinuously in the opposite direction of replication fork, in the opposite direction of replication fork, in the opposite direction of replication fork। ठीक है बेटा, एक बात और बतानी है यहां पर, है ना? तो सुनना, ये क्या बताया कि ऐसा टेम्पलेट जो 3' to 5' होगा उस पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी, और ऐसा टेम्पलेट जो 5' to 3' होगा उस पर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी। ये था भाई पॉलीमराइजेशन। अब जब पॉलीमराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तब क्या होगा? अंतिम स्टेप सुनिए डीएनए रेप्लिकेशन का। इस आरएनए प्राइमर को हटाना है और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को या निक्स या कटेड डीएनए को आपस में जोड़ना है। तो लास्ट हेडिंग क्या होगी? रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर एंड ज्वाइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। लास्ट हेडिंग क्या होगी? एक बात यहां पर और बता दूं आपको, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बहुत फास्ट एक्ट करता है, बहुत तेजी से काम करता है। एनसीईआरटी ने एक डेटा लिखा है, उस पर इफ बट मत करना, जैसे लिखा है वैसे याद कर लेना। एनसीईआरटी ने लिखा है कि इस्चेरिचिया कोलाई में, जिसमें कि 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर होते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन 18 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने डेटा दिया है, वो डेटा दिया है कि 2000 बेस पेयर पर सेकंड, लगभग 2000 बेस पेयर पर सेकंड के हिसाब से जोड़ता है। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जब रेप्लिकेशन कर रहा होगा, एक तो ये काम ये बहुत फास्ट करता है, और दूसरी बात विद वेरी एक्यूरेसी, है ना, बहुत एक्यूरेसी के साथ करता है ना, बहुत एक्यूरेसी के साथ करता है। और बेटा बहुत एक्यूरेसी के साथ करता है। अगर जोड़ने में कोई भी न्यूक्लियोटाइड जोड़ने में अगर गड़बड़ी हुई तो म्यूटेशन हो जाएगा। अगर कोई भी न्यूक्लियोटाइड जोड़ने में गड़बड़ी हुई तो म्यूटेशन हो जाएगा। प्रूफ रीडिंग भी करता चलता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। प्रूफ रीडिंग का काम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के साथ साथ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट भी करता है। एक एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, एनसीईआरटी ने जिक्र नहीं किया, आरएनए के प्राइमर को हटाएगा और जो गैप है उसको फिल करेगा। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जिसको पोल फर्स्ट कहते हैं, आरएनए प्राइमर को हटाकर गैप को, जब आरएनए प्राइमर आप हटाएंगे तो गैप आ जाएगा, वहां नए नए न्यूक्लियोटाइड अकॉर्डिंग टू बेस पेयरिंग रूल ला करके जोड़ेगा। गैप को तो फिल कर लेगा लेकिन जोड़ नहीं पाता। आप जानते हैं जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज करता है। सुनना, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, 2000 बेस पेयर पर सेकंड अगर जोड़ेगा तो 38 मिनट लगना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा 18 मिनट लगेगा। आप 18 मिनट ही टिक करें। आप नेट पर सर्च करेंगे अगर कि इस्चेरिचिया कोलाई में डीएनए का रेप्लिकेशन कितने टाइम में कंप्लीट हो जाता है, तो वहां आता है 42 मिनट में, अप्रॉक्सीमेटली 42 मिनट में, 42 मिनट्स में। लेकिन श्रीमान जी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आप वही टिक करें जो एनसीईआरटी में लिखा है, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे हमेशा वही आंसर सही होगा जो एनसीईआरटी में गिवन है। इसलिए आप टिक करिए 18 मिनट, और 2000 बेस पेयर से कैलकुलेट मत करिएगा, नहीं 38 मिनट आ जाएगा। चूंकि पुरानी एनसीईआरटी में 38 मिनट लिखा था, लेकिन अभी नई वाली एनसीईआरटी में उन्होंने 18 मिनट दिया है। आप 18 मिनट ही याद रखें। 2000 बेस पेयर पर टर्न अगर एक सेकंड में करेगा तो 4.6 × 10⁻⁶ को जब 2000 से डिवाइड करोगे तो सेकंड आ जाएगा। 60 से डिवाइड करके मिनट निकाल लेंगे तो 38 मिनट आ जाता है, 38 पॉइंट समथिंग।
लेकिन आप 18 मिनट टिक करेंगे। ठीक है, आगे देखो भाई, पढ़ा दिया इसको, बहुत फास्ट काम करता है। आगे और लास्ट स्टेप क्या होगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एक्ट एज सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड करेगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा बाय ब्रेकेज ऑफ 2 हाई एनर्जी बॉन्ड। लास्ट क्या होगा इसमें, अंतिम 4 बताया, 4 स्टेप, फॉर्मेशन और इलांगेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। और एक बात और यहां बताते हैं, चौथा बता दिया था, जरा पांचवा देख लो भाई। पांचवा क्या होगा, रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर एंड ज्वाइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर को हटाना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर एंड ज्वाइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ज्वाइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, है ना। अब जरा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां आ गई, रिमूवल ऑफ डीएनए प्राइमर एंड ज्वाइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ये लास्ट स्टेप डीएनए रेप्लिकेशन का। और जरा इसको देख लीजिए, लास्ट में हम आपको एक लिस्ट दे दें। रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर एंड ज्वाइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, सुनिए, पहला पॉइंट इसका, आरएनए प्राइमर are removed by pole first DNA polymerase first due to its exonuclease activity, due to its exonuclease activity in 5' to 3' डायरेक्शन, 5' to 3' डायरेक्शन एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी की वजह से पोल फर्स्ट आरएनए प्राइमर को हटा देगा, 1 by 1 काट के हटा देगा। जैसे ऐसे देखो, मान लीजिए भैया कि ये है 3' to 5' और ये है 5' to 3', तो यहां लगा था आरएनए प्राइमर 5' to 3', और यहां तो कई आरएनए प्राइमर लगे थे, ऐसे 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 कई आरएनए प्राइमर लगे थे। इस पर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस चल रही थी, इस पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस चल रही थी। एक था लीडिंग स्ट्रैंड, दूसरा था लैगिंग, है ना। अब देखो क्या काम क्या है डीएनए पोल फर्स्ट का। डीएनए पोल फर्स्ट 2 काम करता है। पहला काम क्या करेगा, आरएनए प्राइमर आर रिमूव्ड बाय, आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा किस एक्टिविटी के द्वारा, एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। किस डायरेक्शन में, 5' to 3' डायरेक्शन में। तो देखो जब रिमूव कर देगा आरएनए प्राइमर को, ऐसे 5' से 1 by 1 1 by 1 1 by 1 1 by 1 ऐसे दूर करेगा, 5' to 3' 1 by 1, 5' to 3' 1 by 1, 5' to 3' 1 by 1 रिमूव करेगा। आप देख लो भैया, जब हमने आरएनए प्राइमर हटा दिया तो गैप बन गया। ये जो गैप बना है इसको फिल करने का काम करेगा, ये जो गैप बना है इसको फिल करने का काम करेगा। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस गैप को तो फिल कर सकता है, लेकिन निक्ड डीएनए को जोड़ नहीं सकता। तो आरएनए पोल फर्स्ट क्या करेगा, आरएनए प्राइमर आर रिमूव्ड बाय पोल फर्स्ट ड्यू टू इट्स एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी इन 5' to 3' डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पोल फर्स्ट आल्सो fills the gap which is generated by removal of primer, removal of RNA प्राइमर। आरएनए प्राइमर के हटने से जो गैप बना था उस गैप को फिल करने का काम भी पोल फर्स्ट करता है, लेकिन पोल फर्स्ट जोड़ नहीं पाता कटे हुए डीएनए के सेगमेंट को। लिखेंगे दीज फ्रेगमेंट्स आर नोन एज, इनको क्या बोला था,
यही फ्रेगमेंट्स हैं जिनको बोला था ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ऐसा नहीं है कि केवल ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जुड़ते हैं, यहां भी तो एक गैप बना है। जब आपने आरएनए प्राइमर हटाया सिंथेसिस में, तो निक्ड पार्ट और कटेड पार्ट ऑफ डीएनए को जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, पहले मैं लाइगेज लिख दूं तब वो बात बताता हूं आपको, है ना। डीएनए लाइगेज और डीएनए लाइगेज, लाइगेट मींस बांधना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। ये डीएनए लाइगेज क्या काम करेगा? डीएनए लाइगेज ज्वाइंस द, इट ज्वाइंस द निक्ड आर कट पार्ट ऑफ डीएनए, स्पेशली किसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ देने का काम करता है। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रूफ रीडिंग जरूरी है। हमने कहा कि अगर ज्वाइन करने में गड़बड़ी हुई सेगमेंट में तो क्या होगा? अगर ज्वाइन करने में गड़बड़ी हुई तो म्यूटेशन हो जाएगा, इसलिए प्रूफ रीडिंग जरूरी है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी पोल थर्ड में भी पाई जाती है, तो पोल थर्ड और पोल फर्स्ट मिलकर के प्रूफ रीडिंग करेंगे। दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात रिमार्क में लिखेंगे, पोल थर्ड along with pole first are responsible for प्रूफ रीडिंग। तो प्रूफ रीडिंग का काम कौन करेगा भाई? पोल थर्ड और पोल फर्स्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पोल फर्स्ट एंड पोल सेकंड, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज सेकंड आर responsible for रिपेयरमेंट के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेन एंजाइम फॉर रिपेयरमेंट इज, या तो दोनों ऑप्शन में दिया हो, अगर दोनों नहीं दिया है तो मेन एंजाइम फॉर रिपेयरमेंट इज पोल सेकंड, अगर दोनों में एक चुनना हो तो पोल सेकंड चुनेंगे। पॉलीमरेज सेकंड का काम रिपेयरमेंट का है भाई। इस तरीके से हमने देखा कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये बाई डायरेक्शनल है, एक होता है रेप्लिकेशन फार की डायरेक्शन में, एक इधर, बोलो भाई, डिसकंटिन्यूअस है और सेमी कंजर्वेटिव है। आप देख लीजिए जो नए दो स्ट्रैंड बने, आप श्रीमान जी बिल्कुल देखिए, ये पेरेंट है 3' to 5 और ये पेरेंट है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है श्रीमान जी, देख लीजिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, है ना। तो हम यहां क्या कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं? हम यहां लिख सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन इज, कौन कौन सी बात लिखें भाई? पहली बात लिखें बाई डायरेक्शनल, डिसकंटिन्यूअस, 3 पॉइंट लिखना चाह रहे हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन इज, एक बात लिखें भाई बाई डायरेक्शनल है, दूसरा पॉइंट लिखें डिसकंटिन्यूअस है, और तीसरी बात लिखें सेमी कंजर्वेटिव। और सेमी कंजर्वेटिव को तो हम प्रयोग के द्वारा साबित भी कर चुके हैं, है ना, सेमी कंजर्वेटिव। तो डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है भाई? तो कहते हैं बाई डायरेक्शनल है, डिसकंटिन्यूअस है, सेमी कंजर्वेटिव है। और जितना पढ़ाया बेटा आज आपको डीएनए रेप्लिकेशन, एक बात आपको पहले से मालूम है, मैं यहां बोल दूं कि प्रोकैरियोट में नहीं यूकैरियोट की बात करें
यूकैरियोटिक सेल में यस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और अगर डीएनए रेप्लिकेशन के बाद सेल डिवीजन में नहीं जाती तो पॉलीप्लॉइडी काज होती है। इसको पॉलीप्लॉइडी को हम म्यूटेशन में पढ़ाएंगे आपको। और एक बड़ी है ना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पे मैं आपको बताने जा रहा था कि प्रोटीन ऑब्लिक एंजाइम और फंक्शन, एक चार्ट बना लें अगर हम, तो जितनी पूरी बात पढ़ी हमने उसको हम फाइनल करके आपकी क्लास छोड़ देंगे। इधर लिखेंगे प्रोटीन ऑब्लिक एंजाइम, देखो पूरा एक बार में अभी रिवाइज हो जाएगा। और इधर लिखिए फंक्शन, प्रोटीन ऑब्लिक एंजाइम एंड फंक्शन, है ना। लिखते हैं भाई, बताओ पहली बात क्या लिखनी है। देखो जरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इधर मैं प्रोटीन लिखूंगा, पहली है इनिशिएटर प्रोटीन। सबसे पहले तो इनिशिएटर प्रोटीन रिक्वायर्ड है। क्या करती है इनिशिएटर प्रोटीन, बताओ। रिकॉग्निशन ऑफ ओरिजिन पॉइंट, रिकॉग्निशन ऑफ ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट को पहचानने का काम करेगी, ओराई को पहचानने का काम करेगी। दूसरा प्रोटीन, दूसरा क्या लिखेंगे भाई, दूसरा लिखेंगे हेलिकेज, और हेलिकेज का ही एक नाम है अनवाइंडेज। बताओ क्या लिखें, फंक्शन हेलिकेज या अनवाइंडेज का लिखें, बोलो। अनवाइंडेज या हेलिकेज का फंक्शन क्या लिखें, टू अनवाइंड द डीएनए डुप्लेक्स बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, टू अनवाइंड द डीएनए डुप्लेक्स बाय ब्रेकिंग, टू अनवाइंड द डीएनए डुप्लेक्स, टू अनवाइंड द डीएनए डुप्लेक्स बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जल्दी से बता दो भैया तीसरा क्या लिखें। पता नहीं आप क्या सोच पा रहे हो, नहीं हमको लग रहा है अब हम लिखें टोपो आइसोमरेज, या टोपो आइसोमरेज को ही हम बेटा प्रोकैरियोट में क्या बोलेंगे, टोपो आइसोमरेज को प्रोकैरियोट में बोलेंगे गायरेज। और बताइए टोपो आइसोमरेज या गायरेज का फंक्शन क्या लिखें, बोलो भाई। टू कट एंड टू रीसील द डीएनए स्ट्रैंड in order to relax the supercoiling, to cut and to reseal, to cut and to reseal the DNA duplex, to cut and to reseal the DNA duplex, DNA duplex in order to relax the supercoiling, in order to relax the supercoiling। जो कुछ पढ़ा हम लोगों ने आज, ये उसका निचोड़ है, सारांश है। टू कट एंड रीसील द डीएनए डुप्लेक्स इन ऑर्डर टू रिलैक्स द सुपर क्वाइलिंग। अब बताओ टोपो आइसोमरेज के बाद क्या लिखें, एसएसबी, एसएसबी ना, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, है ना। बताओ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन का फंक्शन बता चुके, हमने कहा था एसएसबी आएगी। एसएसबी में क्या लिखें बताओ भाई, टू रिटेन द डीएनए इन सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशन ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, टू रिटेन द डीएनए इन सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशन ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, टू रिटेन द डीएनए, टू रिटेन द डीएनए इन सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशन, to retain the DNA in single stranded condition during replication, during replication DNA को सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशन में बनाए रखेगा। चौथा, 4, 9 है कि 8 है ना। अब बताओ क्या लिखें इसके बाद, इसके बाद लिखें आरएनए प्राइमेज, और आरएनए प्राइमेज क्या करेगा, टू सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर इन 5' to 3' डायरेक्शन। पांचवा हो जाएगा आरएनए प्राइमेज, और आरएनए प्राइमेज क्या काम करेगा, टू सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर, टू सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर, टू सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर इन 5' to 3' डायरेक्शन, टू सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर इन 5' to 3' डायरेक्शन। अब क्या लिखें, पोल थर्ड, डीएनए डिपेंडेंट
डीएनए डिपेंडेंट और डीएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जिसको शॉर्ट में हम लिखेंगे पोल थर्ड। बोलो भाई, पोल थर्ड का काम कौन बता रहा है? पोल थर्ड का काम क्या है ना? पोल थर्ड का काम क्या है? टू सिंथेसाइज द डीएनए स्ट्रैंड इन 5 to 3' डायरेक्शन बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स एट 3' एंड ऑफ प्राइमर, है ना? टू सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स अकॉर्डिंग टू बेस पेयरिंग रूल, न्यूक्लियोटाइड्स 1 by 1 at 3' end of RNA प्राइमर। और क्या इसके अलावा एक काम था, प्रूफ रीडिंग का काम करेगी। लिख लेना, प्रूफ रीडिंग, है ना? प्रूफ रीडिंग का काम करेगी भाई। अच्छा, डीएनए पोल थर्ड में एक काम मिला भाई प्रूफ रीडिंग का। इसके बाद क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सातवां क्या होगा? डीएनए छोड़ो, पोल फर्स्ट लिख दो। पोल फर्स्ट का काम क्या होगा? पोल फर्स्ट के काम में क्या लिखें बताओ? रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर, रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर एक काम। दूसरा, फिलिंग द गैप, जो गैप हुआ था उसको भरने का काम करेगा भाई, फिलिंग द गैप। एक और काम क्या करता है बताओ? प्रूफ रीडिंग। और क्या? प्रूफ रीडिंग के बाद और क्या करेगा? रिपेयरमेंट। बोलो भाई, रिपेयरमेंट करेगा। ये चार काम, रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर, फिलिंग द गैप, प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयरमेंट। इधर लिख दो चाहे, प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयरमेंट, प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयरमेंट करेगा, है ना? आ जाओ आठवां, पोल सेकंड। और हमने कहा था कि अगर रिपेयरिंग की बात हो तो मेन फंक्शन होता है पॉलीमरेज सेकंड का। तो यहां क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे रिपेयरमेंट ऑफ डीएनए, है ना? रिपेयरमेंट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड का रिपेयरमेंट करेगा। और लास्ट भाई नौवां, नाइन्थ में आ जाए डीएनए लाइगेज, नाइन्थ में आ जाए हम लोग तो नाइन्थ में हो जाएगा डीएनए लाइगेज। और डीएनए लाइगेज क्या काम करेगा भाई? डीएनए लाइगेज, बोलो क्या लिख दें डीएनए लाइगेज में? निक्ड या कटेड डीएनए को जोड़ने का काम करता है ना? टू ज्वाइन द निक आर कट्स इन डीएनए, टू ज्वाइन द निक्स ऑब्लिक कट्स इन डीएनए। डीएनए में जो कट्स हैं उनको जोड़ने का काम करेगा। ये जो है आ नहीं पा रहा, ये प्रोटीन या एंजाइम और ये उसके फंक्शन, ये समरी है। प्रोटीन, एंजाइम और उसके फंक्शन की ये समरी है। इनिशिएटर प्रोटीन रिकॉग्निशन ऑफ ओरिजिन पॉइंट करेगा, हेलिकेज अनबाइंडिंग करेगा, टोपोआइसोमरेज सुपर क्वाइलिंग को रिलैक्स करेगा, रिमूव करेगा, एसएसबी सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशन में मेंटेन रखेगा, आरएनए प्राइमेज आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस करेगा, पॉलीमरेज थर्ड पॉलीमराइजेशन करेगा या इलांगेशन करेगा न्यू स्ट्रैंड की, और प्रूफ रीडिंग करेगा। पोल फर्स्ट रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर करेगा, फिलिंग द गैप, गैप को फिल करेगा, प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयरमेंट करेगा, है ना? और टू रिपेयर द डीएनए पॉलीमरेज सेकंड रिपेयरमेंट ऑफ डीएनए करेगा, टू रिपेयर द डीएनए डीएनए लाइगेज टू ज्वाइन द निक्स कट्स इन डीएनए। इसके बाहर से डीएनए रेप्लिकेशन से में कोई सवाल नहीं है। कल सुबह 9 बजे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 9:15 बजे, 9:15 से लेकर
10:45 तक 10:45 तक ट्रांसक्रिप्शन की क्लास चलेगी। आज एक बार देख लो बेटा क्या क्या पढ़ाया आपको हमने आज पूरा। अगर हम लोग देखें डीएनए रेप्लिकेशन में आज क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने भाई, तो आज हम लोगों ने पढ़ा रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव मार्ट किसने दिया, वाटसन एंड क्रिक ने, है ना। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ एस्चेरिचिया कोलाई में मेसेल्सन एंड स्टाल ने हैवी नाइट्रोजन का आइसोटोप्स यूज किया था। बिसिया फाबा फाबा बिन यूकैरियोट्स में टेलर वुड एंड ह्यूजेस ने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया था। उसके बाद हम लोगों ने मेसेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, क्वेश्चन देखा। उसके बाद मशीनरी एंड एंजाइम देखी। रेप्लिकेशन के कितने स्टेप हैं, 5। रिकॉग्निशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट, है ना। अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्स, अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्स के बाद सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर, और सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर के बाद फॉर्मेशन और इलांगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, और उसके बाद हमने देखा रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर एंड ज्वाइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, और सबसे लास्ट में हमने समरी देखी डीएनए रेप्लिकेशन की। प्रोटीन और एंजाइम मिलाकर के 9 चीजें लगी थी और उनका फंक्शन। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नेक्स्ट डे बेटा हम लोग ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे। कल की एक्स्ट्रा क्लास है संडे को। अच्छा, कल बायोटॉपिक टेस्ट भी है, 2 बजे से होगा वो बायोटॉपिक टेस्ट भी है, लेकिन कल एक्स्ट्रा क्लास हमारी होगी 9:15 से स्टार्ट होगी, 10:45 तक चलेगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट डे बेटा। खत्म ही नहीं